हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स को पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ लैटिस के बारे में। तो जान लीजिए, लैटिस जो होता है वो हमारा यहाँ पर 2 टाइप का रहता है। कितने टाइप का रहता है बेटे? 2 टाइप का। पहला जो टाइप है बेटे वो है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या है बेटे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या है बेटा? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसी को बोल दिया जाता है बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोल दिया जाता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। कितने टाइप का, कौन से टाइप का आपका यूनिट सेल होता है, ये सारी बातें फटाफट से देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बोर्ड के रिस्पेक्टिव कुछ बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग IIT JEE मेंस के करने वाले हैं। एक आध क्वेश्चन हम नीट का भी देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा बेटा, लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लेक्चर रहने वाला है। तो आई होप आप लोग पूरा ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बेटे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कहाँ होंगे बेटे? वो आपके केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर होंगे। तो लिख लो बेटे, एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स ओनली। तो आपको ध्यान रखना है, इस कैटेगरी के अंदर केवल एक ही टाइप का आपका यूनिट सेल आता है, वो आता है बेटे SCC टाइप। क्या आता है? SCC टाइप यूनिट सेल। SCC बोले तो सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ क्यूबिक सिस्टम की, अगर हम लोग यहाँ पर एक क्यूब या मान लीजिए जो क्रिस्टल सिस्टम का सबसे छोटा हिस्सा होता है यूनिट सेल, एक क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल जब हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटे, तो वहाँ पर आपको लोकेशन दिखानी पड़ेगी कि कॉर्नर के ऊपर जितने भी कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर, सबके ऊपर आपको एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर शो कर देना। तो इससे एक कंक्लूजन और निकलता है, हमें एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं। तो ध्यान रखना बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉर्नर होते हैं। आज का लेक्चर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज का लेक्चर को जिस बच्चे ने इमेजिन कर लिया वो यहाँ पर सॉलिड स्टेट के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा यूनिट सेल कौन सा था? प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद बढ़ते हैं बेटे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होती हैं? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है बेटे कि एटम्स आपके कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, लेकिन साथ के साथ कहीं और किसी अलग पोजीशन के ऊपर भी आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर एज वेल एज ऑन अदर पोजीशंस आल्सो। तो लिख लेते हैं एटम्स और constituent particles are present on corners as well as some other positions also। तो फटाफट से आपको एक बार से ये नोट कर लेना बेटे, क्योंकि लेक्चर लंबा होने वाला है और काफ़ी मज़ा आप लोगों को साथ के साथ आने वाला है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। तो यहाँ पर जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, ये बेसिकली हमारी 3 टाइप की होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है ये हमारी 3 टाइप की होती है। जो पहले टाइप की यूनिट सेल है वो है बेटे FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
दूसरे जो टाइप की यूनिट सेल है बेटे वो है आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। और तीसरी जो हमारी यूनिट सेल है बेटे वो है आपकी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सी है बेटे? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो जान लो बेटा। एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर एटम्स जो होंगे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कॉर्नर्स प्लस फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे बेटे? कॉर्नर के ऊपर होंगे और फेस के ऊपर होंगे। तो आइए एक बार फिर से क्यूबिक सिस्टम को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सपोज कीजिए बेटे ये हमारा कोई यूनिट सेल है जो कि क्यूबिक टाइप का, तो एक सिंपल क्यूब हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जो एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर भी प्रेजेंट और फेसिस के ऊपर भी। अब कॉर्नर्स को तो आप जान चुके हो भाई कि टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। दूसरी बात क्या, फेसिस कितने और कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जिस रूम के अंदर बैठ के आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो उस रूम को आप अच्छे तरीके से एक बार इमेजिन करो बेटा। उस रूम के अंदर टोटल आप देख पाओगे टोटल 6 दीवारें। एक आपके लेफ्ट साइड में होगी, एक राइट साइड में, एक आपके बैक साइड में, एक आपके फ्रंट साइड में, एक आपके टॉप पे और एक आपके बॉटम पे। तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस की अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं बेटे? 6। तो ध्यान रखना बेटे क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, फेसिस कितने हो गए? 6। तो आइए मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ कौन कौन से फेसिस होते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा बेटे, रेड मार्कर से मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया, चौथा फेस ये हो गया, फिफ्थ फेस जो है वो आपकी साइड वाली जो फेस है उसके ऊपर बेटे, और लास्ट जो आपका फेस है वो बैक साइड वाला फेस होगा। ठीक है बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं? 6। ध्यान रखना बेटे। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा यूनिट सेल है वो है बेटे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को समझने के लिए देखो बेटे, यहाँ पर जो एटम होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होगा। अब बॉडी सेंटर कौन सी पोजीशन होती है? जिस रूम के अंदर आप बैठे हो उसके ठीक बीचों बीच, उसके जस्ट सेंटर के ऊपर जो लोकेशन है या जो पोजीशन है उसको बोला जाता है बॉडी सेंटर। ठीक है बेटा। तो आप लोगों को ये भी चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बीसीसी टाइप की यूनिट सेल के अंदर हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो हमारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे प्लस बॉडी सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है बेटा। तो आइए एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। यहाँ पर फिर से एक क्यूबिक सिस्टम का फॉर्मेशन करो बेटे, एक क्यूब बना लो फटाफट से। और क्यूब बनाने के बाद आप लोगों को पता है कि एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने? 8। तो उसके बाद इस क्यूब के ठीक बीचों बीच यहाँ पर एक क्या होगा बेटे? बॉडी सेंटर, और इस पोजीशन के ऊपर आपका एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए बेटे क्यूब का सेंटर तो क्या होगा? सिंगल होगा, इसलिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर आपका बॉडी सेंटर केवल और केवल 1 होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटे लास्ट एंड सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब जरा इसको समझिए बेटे। एंड सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल जो होती है इसके अंदर आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे। अब कॉर्नर के साथ साथ वो किन्हीं 2 अपोजिट फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखना कॉर्नर तो आपके टोटल इन्वॉल्व होंगे बेटा, लेकिन फेस कोई भी 2 इन्वॉल्व होंगे और वो भी अपोजिट वाले। तो यहाँ पर आइए फटाफट से मेंशन कर लेते हैं। एंड सेंटर टाइप की यूनिट सेल के अंदर एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कॉर्नर्स के ऊपर होंगे प्लस किन्हीं भी 2 अपोजिट चार्ज, एनी ऑफ 2 अपोजिट फेसिस। तो किसी भी 2 अपोजिट फेसिस के ऊपर आपके क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट सेल ड्राइव करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप लोग यूनिट सेल ड्राइव कर लेते हो आपको फिर से क्या दिखाना पड़ेगा बेटे? यहाँ पर कुछ एटम तो आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है और 2 एटम जो हैं या 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो आपके किन्हीं 2 अपोजिट फेसिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो अपोजिट फेस आपकी मर्जी है बेटे, कोई भी ले सकते हो आप, तो हम लोग इनको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो ये होते हैं टाइप ऑफ लेटिस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2 टाइप के लेटिस होते हैं, परमिटिव और नॉन परमिटिव। परमिटिव में केवल एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे,
जबकि सेंटर टाइप की यूनिट सेल के अंदर एटम्स आपके कॉर्नर प्लस फेसिस पे भी होंगे, तो उसको बोला जाएगा एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल या फेस सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल। उसके बाद बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल की अगर मैं बात करूँ, कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर के ऊपर आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद एंड सेंटर की जब हम लोग बात करेंगे तो एंड सेंटर के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर होंगे और साथ के साथ किन्हीं भी दो अपोजिट फेसिस के ऊपर होंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से इसको उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटे, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट करो बेटे, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आज का लेक्चर हम लोगों के लिए। तो आइए बढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, इसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे देता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए निकल के आई है वो क्या निकल के आई, वो ये निकल के आई है बेटे, एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसिस होते हैं, कितने बॉडी सेंटर होते हैं। तो क्यूब की एक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो एक बार ज़रा ध्यान से समझ लो बेटे, क्योंकि इसके बेसिस पर ही न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक क्यूब का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने, तो रेड मार्कर से मैं बता रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होते हैं बेटे, 8। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है क्यूबिक सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स की जब भी बात होगी बेटे वो आपके कितने होंगे, 8। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है बेटे, टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे बेटे, 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो आपको यहाँ पर ये मेंशन कर देना है टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होंगे बेटे, 6। क्लियर है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक आपका क्या होगा बेटे, बॉडी सेंटर, एक आपका क्या होगा, बॉडी सेंटर। तो एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर की जब भी बात होगी बेटे तो बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1। ठीक है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों को पीछे भी मिल चुकी है। नया क्या है, नया देखो बेटे, अगर आपसे पूछता है किसी भी क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, तो एज जो होंगे बेटे, देखो क्यूब की जितनी भी लाइन होती है हर एक लाइन रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल एज को। तो टोटल नंबर ऑफ एजेस चलो काउंट कर लेते हैं। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ध्यान रखना बेटे, एक क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं बेटे, 12। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो है बेटे फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के बीच में। अब आपसे पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो ध्यान रखना बेटे, एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर 2 टाइप के डायगोनल होते हैं। कितने टाइप के डायगोनल होते हैं, 2 टाइप के डायगोनल। जो लाइन आपकी अपोजिट कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से स्टार्ट होकर के आपकी फेस सेंटर से गुजरती हो, मान लो ये क्या था, कोई फेस सेंटर, तो इस फेस सेंटर से आपकी जो अपोजिट जो कॉर्नर है उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी ये क्या कहलाएगी बेटे, फेस डायगोनल। क्या कहलाएगी, फेस डायगोनल। और जो बॉडी सेंटर से होके जाएगी 2 अपोजिट कॉर्नर वाली लाइन वो क्या कहलाएगी बेटे, बॉडी डायगोनल। तो ये वाला डायगोनल क्या होता है, बॉडी डायगोनल। तो दोनों डायगोनल आप एक बार समझ लो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होते हैं और टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होते हैं वो काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बॉडी डायगोनल को देखो बेटे, आप सपोज करो जिस रूम के अंदर आप लोग बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो उसके ठीक बीचों बीच कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम लोगों ने रख रखा है। अब क्या होगा, ऊपर वाला कॉर्नर वहाँ से एक लाइन शुरू करते हैं, वो लाइन आती है सेंटर के अंदर और सेंटर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उससे होते हुए वो अपोजिट जो नीचे वाला कॉर्नर है उससे जाके मिल जाती है। तो एक बॉडी डायगोनल ये हो गया। ठीक ऐसे ही जो इधर की साइड वाला जो ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे और सेंटर से होते हुए वो नीचे वाला जो कॉर्नर है वहाँ जाके मिल जाती है। तो 2 बॉडी डायगोनल हो गए। अब तीसरा और चौथा बॉडी डायगोनल क्या होगा, उधर से आप चलोगे ऊपर वाले कॉर्नर से, सेंटर से होते हुए आप अपोजिट जो कॉर्नर है नीचे वाला वहाँ पर मिला दो
और एक बॉडी डायगोनल ये हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो गए बेटे? 4। टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने हो गए? 4। अब फेस डायगोनल देखो बेटे, आपका जो हर एक फेस होता है, एक फेस के ऊपर आपके 2 फेस डायगोनल होते हैं। देखो जरा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये आपका फेस था, एक फेस डायगोनल आपका ये गया और दूसरा फेस डायगोनल आपका कुछ इस तरीके से गया। तो एक फेस के ऊपर आपके 2 फेस डायगोनल, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो गए बेटे? 12। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है तुम लोगों के लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग एक डब्बे के अंदर बंद कर लो ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें हैं ये ध्यान में रहे बेटे। ठीक है, इनको एक साथ आप लोग कहीं पर भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है बेटे? कोऑर्डिनेशन नंबर। एक्चुअल में क्या होता है बेटे, ये जो लाइंस होती हैं ये 3 डायमेंशन के अंदर जब हम लोग किसी भी क्रिस्टल सिस्टम को देखते हैं तो ये लाइनें वहाँ पर नहीं होती है। ये लाइनें सिर्फ इसलिए ड्रॉ करी जाती हैं ताकि हम लोग जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसकी ज्योमेट्री का पता लगा सकें। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, ये स्फीयर जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे को टच करते रहते हैं। अब जो स्फीयर्स, मान लो को एक पर्टिकुलर स्फीयर का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, उस पर्टिकुलर स्फीयर को जितने भी सराउंडिंग वाले स्फीयर टच कर रहे होंगे वो उसका क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, तो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स जो होंगे जो कि उस पर्टिकुलर स्फीयर को टच कर रहे होंगे उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर बात करें आयनिक क्रिस्टल की, तो आयनिक क्रिस्टल के अंदर 2 अपोजिट चार्ज के स्फीयर होंगे बेटे। तो एक पर्टिकुलर चार्ज वाले स्फीयर को जितने अपोजिट चार्ज वाले स्फीयर टच कर रहे होंगे वही उसका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है आज के बाद तो आप लोग इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए आगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है बेटे कैलकुलेशन ऑफ, लिख लेते हैं भाई, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। कि एक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी कैलकुलेशन से पहले तुम लोगों को समझना होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल पर यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के हिस्से में कितने पार्टिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटे, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ठीक है बेटा, अब ज़रा ध्यान से समझना बेटे। एक क्यूब हम लोग लेके चलते हैं। एक क्यूब सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ क्यूबिक सिस्टम दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो बेटे, यहाँ पर एक कॉर्नर के ऊपर अगर मैं आपको एटम दिखाता हूँ तो मान लो क्या है, इस एटम का जो सेंटर होगा ठीक यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे हमारे वो सॉलिड स्फीयर हैं और सॉलिड स्फीयर होने की वजह से मैं इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब मान लो अगर मैं जो क्यूब के अंदर वाला पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन हटा दूँ या इस ज्योमेट्री को ही मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ, आधा स्फीयर मैं नीचे बना देता हूँ और आधा स्फीयर मैं ऊपर बना देता हूँ। तो इस तरीके से देखो बेटे, यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ये क्यूब का जो पोर्शन है, इस क्यूब के पोर्शन के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था उसका 1/8 पार्ट ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना कॉर्नर के ऊपर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं एक यूनिट सेल के हिस्से में उसका 1/8 पार्ट आता है। तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटे? 1/8। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा बेटे, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर। तो कॉर्नर के ऊपर कितना होगा बेटे? 1/8। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है बेटे, कॉर्नर के ऊपर जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसको सराउंडिंग में
8 यूनिट सेल शेयर कर रही होंगी। कितनी कर रही होंगी बेटे? 8 यूनिट सेल शेयर कर रही होंगी। आप लोग इमेजिन भी कर सकते हो, जिस रूम के अंदर आप बैठे हो उसके जो कॉर्नर वाला जो है, उस कॉर्नर वाले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप देखो, उस आपके रूम को कितने रूम जो है उस कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपके रूम के इस कॉर्नर को कितने यूनिट सेल या दूसरे कमरे के कॉर्नर जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इससे भी आपका आंसर निकल सकता है। उसके बाद बात करें बेटे कंट्रीब्यूशन एट फेस। तो फेस की जब मैं बात करूँगा, फेस पर समझना बेटे, आपका कोई एक फेस ले लेते हैं, मान लो ये वाला फेस ले लिया, या आप सपोज करो बेटे, ये भी छोड़ो, आप समझ लो जिस बोर्ड वाले फेस के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ इसके बीचों बीच यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को या तो जिस रूम के अंदर हम लोग हैं ये वाली दीवार शेयर कर रही है, या फिर ठीक जो बैक साइड वाला रूम है उसका जो फेस सेंटर होगा वो इसको क्या कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा। तो फेस के ऊपर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं उसको 2 यूनिट सेल शेयर करती हैं। तो कंट्रीब्यूशन एक के हिस्से में कितना है बेटे? 1/2। तो अगर आपसे कोई पूछता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है फेस के ऊपर वो कितना होता है बेटे? 1/2। और अगर बात करें बॉडी सेंटर के ऊपर, किसके ऊपर बात करते हैं भाई? बॉडी सेंटर के ऊपर। अब आप लोगों को पता है बॉडी सेंटर की पोजीशन या लोकेशन क्या है बेटे? आपके रूम के ठीक बीचों बीच। तो इसको कोई दूसरा रूम शेयर नहीं कर सकता, तो इस यूनिट सेल को कोई दूसरी यूनिट सेल शेयर नहीं कर सकती। इस वजह से मैं बोल सकता हूँ बॉडी सेंटर जो होता है इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो केवल 1 होता है। ठीक है बेटे, अगर आपसे कोई पूछे कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारा एज के ऊपर प्रेजेंट है, तो एजिज के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन होगा बेटे वो कुछ इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि एक एज को या कमरे की एक लाइन को कितने रूम जो हैं दूसरे शेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो बेटे, कोई भी एक लाइन अगर आप लोग इमेजिन कर सकते हो तो एक सिंगल लाइन को आपके 4 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं बेटे? 4। तो वहाँ पर एजिज के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया बेटे? 1/4। ठीक है बेटा, ये थी आपकी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं किसी भी टाइप की यूनिट सेल के अंदर, तो सबसे पहला काम आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये दूसरे टाइप का बॉक्स आज आपके लिए बन चुका है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है बेटे, उसके बाद अब हम लोग करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल की कैलकुलेशन। एक बार फटाफट से इसको देखो बेटे, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर कितना होता है? 1/8। अगर फेसिस की बात करें तो 1/2, और अगर बॉडी सेंटर की बात करता है तो 1, और कंट्रीब्यूशन एट एजिज पे कितना होता है बेटे? 1/4। तो यहाँ पर अब करते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। सबसे पहले जो यूनिट सेल हम लोग लेने वाले हैं वो है बेटे हमारी सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। कि सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर टोटल कितने पार्टिकल आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना बेटे, एक सिंपल क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल हम लोग ले लेते हैं। इस यूनिट सेल के अंदर एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। कहाँ होंगे बेटे? कॉर्नर्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो आप लोगों को अब अच्छे से पता है टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने बेटे? 8। प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए बेटे? 1। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आए? 1। दूसरे जो टाइप का हमारा यूनिट सेल है वो है बेटे FCC। क्या है बेटे? FCC या फिर फेस सेंटर यूनिट सेल। यहाँ पर देखो फेसिस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और फेस कितने होते हैं बेटे? 6। तो FCC के अंदर आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर प्लस फेस। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की जब भी आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है तो आप लोगों को पता है बेटे टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8, प्लस आपके टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की जब भी बात होगी बेटे FCC में कितने आते हैं? 4। कितने आएंगे बेटे? 4। उसके बाद तीसरे टाइप की यूनिट सेल की अगर हम लोग चर्चा करें BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल, और BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर आपको पता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं
वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्लस बॉडी सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाहो तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो बेटे 8 इंटू 1/8 प्लस बॉडी सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना 1, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल कितने आए बेटे 2, कितने आए 2। उसके बाद एक टाइप की यूनिट सेल और डिस्कस कर लेते हैं, एंड सेंटर टाइप की यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखो आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे प्लस किन्हीं भी दो अपोजिट फेसिस के ऊपर, है ना। तो अपोजिट फेसिस के ऊपर किन्हीं भी दो के ऊपर, है ना। तो कॉर्नर कितने 8, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस अपोजिट फेस कितने हैं बेटे 2, हर एक के ऊपर फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ गए बेटे ईसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर 2। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ध्यान रखना बेटे खास बात क्या है, खास बात है कि आपको ये वाले नंबर जो है वो याद रहने चाहिए। अगर आपको याद नहीं भी रहते तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बेटे, वो फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ है बेटे एक टर्म आती है बेटे यूनिट सेल कांस्टेंट। क्या आती है यूनिट सेल कांस्टेंट। तो यूनिट सेल कांस्टेंट जो होगा वो उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब Z जो होता है बेटे वो बताता है कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ठीक है बेटे। तो जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ सिंपल क्यूबिक टाइप की यूनिट सेल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर डिवाइड बाई प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस अगर एफसीसी टाइप है तो NC/8 प्लस NF बाई कितना हुआ यहाँ पर NF बाई कितने करते बेटे 2। उसके बाद अगर हम लोग मान लो कोई दूसरे टाइप की यूनिट सेल है बॉडी सेंटर भी आ जाता है तो कॉर्नर प्लस BCC होगा। अगर हमें पूरे क्रिस्टल का भी निकालना है तब भी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो NC/8 NF/2 NB/1 प्लस NE या NI/4। तो यहाँ पर देखो बेटे NC NF NB NE क्या है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट कॉर्नर, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट फेसिस, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट बॉडी सेंटर और नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट एजेस, ठीक है बेटे। और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/4, ठीक है बेटा। अगर आप लोगों को एजेस पे ना दे एंड सेंटर पे दे तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा बेटे NE/2, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं अभी इसके ऊपर जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और करेंगे कैसे बेटे, पहले हम सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हालांकि जो पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों का एज इट इज़ IIT 2002 के अंदर आ चुका है। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटे नीट के अंदर, उसके बाद रिपीट हुआ CBSE बोर्ड के पेपर के अंदर, और फिर अब ये हरियाणा बोर्ड के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग आपके कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे पकड़ हो जाए। उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल अप्रोच दे सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे, ए crystal of AB type, a crystal of AB type crystallizes in FCC type of unit cell। किसमें बेटे FCC type of unit cell। A atoms are present on corners while B atoms are present on faces। What is formula of compound। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लो भाई, है ना। दिखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है और ऐसा क्वेश्चन आपका IIT भी दे चुकी है, नीट भी दे चुकी है, आपके बोर्ड्स के पेपर में भी आ चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी बेटे, है ना, कि ये वाला क्वेश्चन आपका आईआईटी के अंदर आ चुका है। तो आप एक बार देखिएगा, लैंग्वेज पढ़िए बेटे। ए क्रिस्टल ऑफ ए बी टाइप क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल, ए एटम्स आर प्रेजेंट ऑन कॉर्नर्स वाइल बी एटम्स आर प्रेजेंट ऑन फेसेस। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो आप लोगों को कंपाउंड का अगर फॉर्मूला निकालना है तो क्वेश्चन करने की टेक्निक आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, जैसा जैसा एग्जामिनर आपको करने के लिए बोलता जाए वैसा वैसा आप लोग करते जाओ। तो आइए देखते हैं। कहता है कि एक क्रिस्टल सिस्टम है ए बी टाइप का, यानी कि इसके अंदर ए एटम और बी एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक एफसीसी टाइप का क्रिस्टल सिस्टम डिजाइन करेंगे। यहाँ पर देखो बेटे, कहता है ए एटम जो है वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ए एटम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉर्नर्स के ऊपर बना देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर आप जान चुके हो, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एटम की लोकेशन दिखा देनी है, ठीक है बेटे। उसके बाद कहता है बी एटम जो होते हैं वो आपके फेसिस के ऊपर प्रेजेंट है, और बी एटम की लोकेशन आप लोग कुछ इस तरीके से दिखा दो। टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने बेटे, 6। तो यहाँ पर देखो बेटे, मैंने 2 लिखे हैं क्योंकि एक फेस आपकी साइड है और दूसरा फेस इधर की साइड है, ठीक है बेटे। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहता है कि कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। तो आइए 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं। ये आपका बी एटम है, वो आपका ए एटम था। तो सबसे पहले ए एटम की कैलकुलेशन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ए पार्टिकल कितने हैं बेटे, 8, क्योंकि सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स के ऊपर। और आपको पता है कॉर्नर कितने होते हैं, 8। उसके बाद प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना बेटे, 1/8। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ए पार्टिकल कितने आए बेटे, 1। उसके बाद अगर मैं बी पार्टिकल्स की बात करता हूँ, बी पार्टिकल्स के केस में आपको कहता है कि वो फेसिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कितने, 6। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना, 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आए बेटे बी टाइप के, 3। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ए और बी की रेशियो लेनी। ए की कितनी है बेटे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 1, बी की क्या है 3। तो दोनों की रेशियो क्या है, 1:3। यानी कि ए और बी पार्टिकल जो हैं वो 1:3 के अंदर उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटे, AB3। क्या होगा बेटे, AB3। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका हर पेपर के अंदर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जैसा मैंने आप लोगों को बोला है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे, डिफ़िकल्टी लेवल को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे ताकि आप लोगों को मज़ा आता रहे, है ना। अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके है बेटे। एक क्रिस्टल of AB type crystallizes in FCC type of unit cell. A atoms are present on corners while B atoms are present on faces. यहाँ तक सेम है बेटे। उसके बाद एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। कहता है कि if one of the atom is missing from corner, then what will be formula of compound। कहता है भाई, अगर आपका एक एटम कॉर्नर पे से मिस हो जाए तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। अब ज़रा ध्यान से देखो, आपकी बार फिर से आपको क्या करना है, जैसा जैसा एग्जामिनर बोलता है वैसा वैसा ठीक आप लोगों को करते जाना है। सबसे पहले एक एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल डिजाइन करेंगे। उसके अंदर ए एटम जो होंगे वो आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ए पार्टिकल जो हैं यहाँ पर कितने होंगे बेटे, 8। तो इस तरीके से आपने ए पार्टिकल को यहाँ पर शो कर देना। उसके बाद बी एटम जो है वो आपके फेसिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो बी एटम भी आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो यहाँ पर। ठीक है बेटा, 1 2 3 5 6 4 5 6। ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ फेसिस कितने होते हैं, 6। अब जरा ध्यान से देखो बेटे, कहता है एक एटम जो है वो कॉर्नर पर से मिस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, मिस हो जाता है। तो अब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखो, ए पार्टिकल जो है, अब पहले 8 कॉर्नर थे, एक कॉर्नर पर से पार्टिकल हटा दिया तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एट कॉर्नर कितने हुए, 7। लेकिन कंट्रीब्यूशन तो अभी भी क्या रहेगा बेटे, 1/8। क्या रहेगा, 1/8।
उसके बाद यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ए पार्टिकल है वो कितने आ गए बेटे 7/8। अगर बी पार्टिकल की बात करता है, बी पार्टिकल देखो टोटल कितने हैं बेटे 6, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन क्या 1/2 और यहाँ पर ये कितने आ गए 3। अब दोनों की रेशियो देखो बेटे A/B की रेशियो क्या है 7/8:3। अब आपको आंसर जो है ये नहीं करके आना है कि A 7/8 B 3, ये जो आंसर है ये कंप्लीट नहीं है। ध्यान रखना आप लोगों को फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर दे के आना है। अगर आपको रेशियो को सोल्व करना है तो डायरेक्ट एक तरीका बता देता हूँ, जो नीचे वाली टर्म होती है इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर वाली टर्म से और इसको फिर यहाँ से डिनोमिनेटर में से हटा दो, तो सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा बेटे A7B 8 3 है बेटे 24, तो A7B 24 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में मजा आया। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ आप लोग ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करोगे। ठीक है, आओ देखते हैं भाई क्या करोगे। चलिए, एक AB टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, उसके अंदर आपकी बार यूनिट सेल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, AB चलो दोबारा से लिख देते हैं भाई, है ना। कहता है इन्हें, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना, इन्हें क्रिस्टल सिस्टम ऑफ टाइप AB A atoms are present on corners while B atoms are present on opposite faces या अल्टरनेट फेसेस। अपोजिट की जगह ज़्यादा सही क्या है बेटे अल्टरनेट फेसेस। ये क्वेश्चन करके दिखाना भाई। कैलकुलेट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, तो आपको फिर से क्या करना है कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है बेटा, समझ आया क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो चलिए मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे देते हैं ताकि आप लोग इसको फटाफट से सोल्व कर पाओ। तो फटाफट से एक बार इमेजिन करो और आंसर निकालो। उसके साथ मैं एक बार सोल्व कर देता हूँ इसको, है ना। मैंने क्या बोला, जैसा जैसा एग्जामिनर तुम लोगों को करने को बोले वैसा वैसा करते जाओ। तो सबसे पहला काम क्या है बेटे, यहाँ पर हम लोग एक क्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। कहता है कि ए एटम जो है वो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 आपके क्या हो गए बेटे ए टाइप के पार्टिकल। ठीक है बेटे, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए है, ये भी ए। फिर कहता है बेटे बी एटम जो है वो आपके अल्टरनेट फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है। अब आप लोग सिंपली क्या आइडिया लगाओगे कि टोटल फेस होते हैं 6, अब एक छोड़ के एक बोल रहा है तो टोटल फेस आधे रह गए यानी कि 3 रह गए। अगर आप लोगों ने ये अप्रोच दी तो आपका आंसर जो होगा वो डेफिनेटली गलत होगा। मैंने आप लोगों को क्या बोला है, जैसा जैसा वो करे उसको इमेजिन करो। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ फेसेस की, मान लो एक फेस में ये ले लेता हूँ और एक फेस में सामने वाला, यानी कि मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में यहाँ पर रख लेता हूँ और आपके जस्ट पीछे वाली जो आपकी वॉल है उसके सेंटर में लिख देता हूँ। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, अल्टरनेट गिनवा रहा हूँ। यहाँ पर है मेरे राइट साइड वाली जो दीवार है उसके ऊपर मैंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल छोड़ दिया, यानी कि यहाँ पर है, अगले को छोड़ दिया। उसके बाद आपके पीछे वाली दीवार के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट वाली को छोड़ दिया। ठीक है बेटे, यहाँ तक समझ में आया। ये लिया, इधर वाली छोड़ दी, फिर इधर वाली फिर पकड़ ली, फिर इधर वाली फिर छोड़ दी। उसके बाद ज़रा अब ऊपर नीचे का कार्यक्रम देखो। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर का दिखा रहा हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर छोड़ दिया, उधर फिर से प्रेजेंट है। ऐसे ही ठीक नीचे उधर प्रेजेंट है, नीचे वाला छोड़ दिया, ये वाला फेस फिर से पकड़ लिया। यानी कि एक क्यूब के अंदर जब भी अल्टरनेट सेंटर की बात करेगा, टोटल अल्टरनेट सेंटर कितने होते हैं 2। कितने होते हैं बेटे 2। जरा ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखना बेटे, एक बार बढ़िया तरीके से मेंशन कर देता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से, ये वाला फेस पकड़ा, ये छोड़ दिया, यहाँ पर फिर से प्रेजेंट है, ये वाला
फिर से छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब ऊपर वाले फेस की तरफ देखते हैं, यहाँ पर है, ऊपर वाले में नहीं होना चाहिए, तो फिर नीचे वाले में फिर से प्रेजेंट है। अब बैक साइड वाला जो फेस है उसमें भी सेम कहानी यही होगी, यहाँ प्रेजेंट है, पीछे वाला छोड़ दिया, ऊपर वाला फिर प्रेजेंट है। तो एक क्यूब के अंदर अल्टरनेट फेसेस की जब भी बात करता है, अल्टरनेट फेस कितने होते हैं? 2। आइए अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। ए पार्टिकल की कैलकुलेशन करते हैं, 8 हैं, कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो यहाँ पर ए पार्टिकल कितना आ गया? 1। अगर बी पार्टिकल की मैं बात करूँ, कितने हैं बेटे? 2, और फेस के ऊपर कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है? 2, 1/2, तो टोटल कितना आ गया बेटे? 1। तो ए और बी की रेशियो क्या आ गई बेटे? 1:1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बेटे? जो आपका क्रिस्टल है वो किस टाइप का है? ए बी टाइप का। ठीक है बेटा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से सोल्व करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो भाई, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सॉलिड स्टेट को कम से कम लेक्चर के अंदर ख़त्म कर दूँ ताकि हम लोग फिर सरफेस को ख़त्म कर लें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं थोड़ा सा पता कर लेता हूँ। लैंग्वेज है बेटे, सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर टाइप ऑफ यूनिट सेल, BCC यूनिट सेल, कैलकुलेट अप्रोक्स नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, कैलकुलेट approx number of unit cells in 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम। और आपको दिया है बेटे सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम। कितना दिया है बेटे? 23 ग्राम। अब क्वेश्चन थोड़ा सा नया है बेटे, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है कि सोडियम जो है वो क्रिस्टलाइजेज है BCC टाइप की यूनिट सेल के अंदर। तो इसके अंदर आपको बताना है 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम के अंदर कितनी यूनिट सेल प्रेजेंट होगी। तो सिंपल सी अप्रोच है बेटे, ज़रा ध्यान से देखो। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस आप लोगों को पता है। क्वेश्चन के आंसर के अंदर क्या दिया हुआ आपको? एटॉमिक मास। तो आपको पता है जब सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम है तो इन 23 ग्राम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे बेटे? 1 मोल, यानी कि आपके एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा। और फिर अगर मैं 1 ग्राम की बात करता हूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे बेटे? 6.022 इंटू 10⁻23। और फिर पूछता है अगर 9.2 ग्राम के अंदर, तो 9.2 ग्राम के अंदर कितने हो जाएंगे बेटे? अच्छा, यहाँ पर इसको डिवाइड करना है 23 से, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 23 इंटू 9.2। तो इसको जब आप लोग सोल्व करोगे बेटे, सोल्व करने पर यहाँ पर आपका आंसर आता है 2.41 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितना आता है भाई? 2.41 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पता लग गया कि 9.2 ग्राम के अंदर इतने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब ज़रा ध्यान से समझो, क्रिस्टल सिस्टम जो कहता है वो कहता है BCC टाइप का। किस टाइप का बेटे? BCC टाइप का। तो आपको पता है BCC टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं बेटे? 2, यानी कि 2 पार्टिकल से आपका एक यूनिट सेल बनता है। क्या बनता है भाई? एक यूनिट सेल। तो 2 पार्टिकल से बनता है एक यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं भाई हमारे पास? 2.41 इंटू 10⁻23। तो कितने यूनिट सेल होंगे बेटे? 1/2 इंटू 2.41 इंटू 10⁻23। सोल्व कर लो बेटे, है ना। कितना आता है? 1.205 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल्स। क्लियर है बेटे सवाल? ठीक है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल था, आने लायक है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपका हमारा जो लैटिस वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोगों को पढ़ना है बेटे पैकिंग फ्रैक्शन। क्या पढ़ना है? पैकिंग फ्रैक्शन। ज़रा ध्यान से समझना बेटे, क्योंकि यहाँ से
इम्पोर्टेंट है किसके लिए, केवल और केवल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। किसके लिए बेटे, बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जो इसके कंक्लूजन हम लोगों के लिए निकल के आने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट हैं तुम लोगों के कंपटीशन लेवल के लिए। ठीक है बेटा, तो आओ शुरू करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है बेटे, पैकिंग फ्रैक्शन होता है आपका कि कितने परसेंट जो आपका स्पेस है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, द परसेंटेज ऑफ स्पेस, द परसेंटेज ऑफ स्पेस filled by constituent particles, या आप सिंपली एटम्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थोड़ा सा सही रहता है क्योंकि इससे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि जो हमारे जो वहाँ पर पार्टिकल है वो आपके सॉलिड टाइप के पार्टिकल है। तो सबसे पहले अगर मैं मैथमेटिकली पैकिंग फ्रैक्शन को यहाँ पर डिफाइन करूँ तो क्या कहता है बेटे, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, एक रेशियो होती है बेटे, टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड डिवाइड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल, या फिर आप सिंपली वॉल्यूम की टर्म में भी बोल सकते हो, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल। अब आप लोगों को पता है बेटा, जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, स्पेस ऑक्यूपाई कौन करते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कौन करते हैं बेटे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ऊपर जो आपकी जो टर्म है वो आएगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। क्या आएगी बेटे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। और नीचे क्या आएगी बेटे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आपको ध्यान रखना है पैकिंग फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, अब पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर आपके 3 डेरिवेशन बनते हैं। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक टाइप का, फिर फेस सेंटर का और फिर बॉडी सेंटर का। तो 1 बाय 1 सबको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं एससीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल का। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बेटे पैकिंग फ्रैक्शन इन एससीसी टाइप, सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो बेटे, सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर एटम्स आप लोग काफ़ी अच्छे से जान चुके हो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, केवल और केवल कॉर्नर्स के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने बेटे, 8। अब स्पेस के अंदर तो ये लाइनें होती नहीं, तो स्पेस के अंदर कार्यक्रम कुछ इस तरीके का होगा बेटे, ये पार्टिकल जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। अब क्यूब की हर एक लाइन रिप्रेजेंट करती है बेटे एज लेंथ को। किसको रिप्रेजेंट करती है, एज लेंथ को। और जनरली इन तरीके के आपके क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एज लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब एक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इसकी रेडियस जो होती है वो आर होती है, और दूसरे स्फीयर की रेडियस भी क्या होगी बेटे, आर। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो एज लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटे, 2r। क्या आ गई बेटे, 2r। जैसे ही तुम लोगों के पास एज लेंथ आ जाती है, आपको निकालना होगा बेटे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो स्टेप ध्यान रखना, जैसे ही तुम लोगों के पास ए की वैल्यू आ जाती है तो आप लोगों को फटाक से क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटे ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। तो 2r का क्यूब कितना हो गया बेटे, 8r क्यूब। कितना हो गया, 8r क्यूब। अब आपको जो काम बचा है वो क्या बचा है बेटे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकालना। क्या निकालना बेटे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स। अब आपको पता है सॉलिड स्फीयर का, एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है बेटे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आपको पता है सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने आते हैं, टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन आपने निकाल चुका है बेटे, है ना। तो 1 आता है। तो टोटल जो स्फीयर्स हैं वो कितने हैं, 1। अब आपको पता है स्फीयर्स का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितने स्फीयर हैं इनटू एक स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों चीज़ें जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो आप लोग निकाल चुके हो। अब पैकिंग फ्रैक्शन का सीधा फॉर्मूला आप लोगों को लगा देना है। ऊपर वॉल्यूम आता है किसका, स्फीयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या आता है बेटे, क्यूब का वॉल्यूम, तो 8r क्यूब। तो r क्यूब से r क्यूब गया, उसके बाद 4 2, तो ये आ गया आपका बेटे π/6। कितना आ गया बेटे, π/6। सोल्व करोगे तो बेटे ये आता है 0.524। कितना आता है, 0.524। और परसेंटेज की बात करें तो बेटे ये आ जाएगा आपका 52.4%। कितना आ जाएगा बेटे, 52.4%।
4%। तो ध्यान रखना है भाई, सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है या जितना स्पेस आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने ऑक्यूपाई कर लिया है वो कितना होता है बेटे, 52.4%। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से। दूसरे हमारे जो टाइप है क्रिस्टल सिस्टम का वो है बेटे एफसीसी टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो फटाफट से एक बार तीनों का देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि डेरिवेशन कैसे करना। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन आएगा बेटे, लेकिन आईआईटी जेई के अंदर या फिर आपके नीट के अंदर इनके जो कंक्लूजन आते हैं वो आप लोगों को ध्यान रखने पड़ेंगे। तो दूसरा है बेटे पैकिंग फ्रैक्शन इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो एफसीसी यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बेटे, सबसे पहले आप लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल को। सबसे पहले एक क्यूब बनाओ बेटे। क्यूब बनाने के बाद आप लोगों को एटम्स की लोकेशन दिखा देनी है कॉर्नर्स के ऊपर और फेसिस के ऊपर। कहाँ कहाँ दिखानी है भाई, कॉर्नर के ऊपर और फेसिस के ऊपर। और एक आपको क्या दिखाना है, फेस सेंटर के ऊपर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है बेटे, फेस सेंटर पे। तो मैं एक को ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए बेटे, है ना। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटे, अगर मैं इस कॉर्नर वाले एटम को ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको सी नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर जो फेस डायगोनल है वो हमारा ए सी होगा। क्या होगा बेटे, ए सी। अब आपको एक ट्रायंगल यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। लेकिन अगर स्पेस की मैं बात करूँ, जो लाइन ये फेस डायगोनल से होके जा रही है, यहाँ पर देखो एटम्स कुछ इस तरीके से बेटे, एक ये एटम, एक सेंटर वाला जो फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, और दो ये आपके कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस स्फीयर का रेडियस कितना बेटे, आर। इस स्फीयर का रेडियस इधर की साइड आर, क्योंकि इस साइड टच कर रहा है लेकिन इस साइड भी टच कर रहा है, तो इसके दोनों रेडियस काउंट होते हैं, और इस वाले स्फीयर का रेडियस भी आर। तो लिटरली अगर मैं बात करूं, ए सी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है बेटे, 4r। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, 4r। लेकिन अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ भाई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर। तो ए सी मेरा क्या आ जाएगा बेटे, अंडर रूट ऑफ ए बी स्केयर। हर एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है किसको बेटे, एज लेंथ को। तो ए बी की वैल्यू भी ए और बी सी की वैल्यू भी ए, तो ये मेरा ए स्केयर प्लस ए स्केयर। तो ये कितना आ गया बेटे, अंडर रूट 2a। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग देख सकते हो बेटे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ आर सेम। दोनों इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों की सेम है। तो सीधी सी बात है बेटे, राइट हैंड साइड कैन आल्सो बी इक्वेटेड। तो दोनों की राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो करो बेटे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4r इज इक्वल टू, ये क्या आ गया बेटे, अंडर रूट 2a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 4r बाई रूट 2। तो एज लेंथ कितना आया बेटे, 4r बाई रूट 2। अब आपको पता है सीधा क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है। क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या, ए क्यूब। ए क्यूब करोगे तो कितना आएगा बेटे, 64r क्यूब डिवाइड बाई 2 रूट 2। क्या आ गया बेटे, ये 64r क्यूब डिवाइड बाई 2 रूट 2। अब दूसरा काम क्या है बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर एफसीसी के अंदर कितने होते हैं बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने होते हैं भाई, आप कैलकुलेट कर चुके हो, 4। कितने होते हैं, 4। कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 प्लस फेसिस की वजह से 1/2 इंटू 6, टोटल करोगे तो कितना आएगा, 4। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बेटे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर आप जान चुके हो, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर होता है भाई आपका 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, 4। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया भाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना आ गया बेटे, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आ गया भाई, 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आ गया आपका 16/3 पाई आर क्यूब। जैसे ही आप लोगों के पास इन दोनों की वैल्यू आ जाती है, आपको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। तो करो बेटे डिवाइड, ऊपर क्या आएगा, स्फीयर्स का वॉल्यूम 16/3 पाई आर क्यूब, और नीचे क्या आएगा, क्यूब का वॉल्यूम। तो 64r क्यूब इंटू 2 रूट 2। ठीक है बेटा। तो r क्यूब से r क्यूब 16 इंटू 4, और ये कितना हो गया बेटे, 2। तो ये आ गया आपका पाई रूट 2
डिवाइड बाई 6, कितना आ गया बेटे π√2 डिवाइड बाई 6। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आता है बेटे 0.74, कितना आता है 0.74। और अगर परसेंटेज की बात करें पैकिंग फ्रैक्शन की तो ये आता है बेटे 74%, कितना आता है 74%। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल की वो बात करता है, एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो आपका 74% होगा। ठीक है बेटा, दो डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा किसका, एससीसी का। एससीसी के अंदर हमने ए निकाला, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकाले, उसके बाद दोनों को डिवाइड किया, रेशियो जो आई वो कितनी आई बेटे 52.4%। उसके बाद जब एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल की बात की तो वहाँ पर कितनी आई बेटे, वो आई आपकी 74%। तो पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल हमारा बचता है बस, है ना। तो बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर भी देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर आप फिर से क्या करोगे, लोकेशन दिखाओगे बेटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, है ना। सबसे पहले कहाँ, कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा एक आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी सेंटर के ऊपर। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको जैसे जैसे मैं बताता हूँ ठीक वैसे ही ध्यान रखना है। ये वाला जो कॉर्नर है इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ और इसको डी मान लेता हूँ। अभी हमने देखा कि जो फेस सेंटर से होकर के लाइन जा रही है वो हमारी बनती है फेस डायगोनल। क्या बनती है भाई, फेस डायगोनल। ठीक, यहाँ पर जो बॉडी डायगोनल से होकर के लाइन जाएगी, सीधा बनाना बेटे इसको, है ना, सीधा ड्रॉ करना। जो बॉडी डायगोनल से होकर के जाएगी वो क्या होगी बेटे, बॉडी डायगोनल। जो बॉडी सेंटर से होकर के जाएगी, है ना, ये क्या है बॉडी डायगोनल और ये क्या है फेस सेंटर, और सॉरी फेस डायगोनल। क्या है बेटे, फेस डायगोनल। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली एडी की वैल्यू से हमें एज लेंथ मिलने वाली है। ठीक है बेटा, लेकिन एडी अगर आपको ट्रायंगल दिख रही हो तो दो तरीके की ट्रायंगल है बेटे। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ACD तो इसके अंदर हमें AC की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब सबसे पहले तो हमें AC निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है बेटे, इन ट्रायंगल ABC AC की वैल्यू क्या होगी बेटे, पाइथागोरस से √AB² प्लस BC²। और AC की वैल्यू क्या आ गई बेटे, A² प्लस A² इक्वल टू √2A। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को ध्यान रखना है इन ट्रायंगल ACD AD² इक्वल टू AC² प्लस CD²। अब ये तो रिप्रेजेंट कर रही है CD² किसको, एज लेंथ को, है ना। और AC² हमें अभी क्या यहाँ पर हमें निकालना था फेस डायगोनल, वो हम निकाल चुके हैं। तो पता लगा पहले वाले ट्रायंगल क्यों यूज की। अब निकालते हैं AD इक्वल टू √AC की वैल्यू क्या बेटे, √2A, √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इसको करोगे तो कितना आ गया बेटे, ये आपका आता है 2A² प्लस A²। तो AD की वैल्यू क्या आ गई बेटे आपकी, √3A। इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो भाई, इक्वेशन 1। लेकिन अगर आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला स्फीयर भी इसको टच कर रहा होगा और इसको भी टच कर रहा होगा, तो बॉडी डायगोनल वाला स्फीयर कुछ इस तरीके से कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा बेटे। तो इसकी रेडियस भी काउंट होगी बेटे, इसकी दोनों साइड की रेडियस, या बोल सकते हैं इसका डायमीटर काउंट हो जाएगा, और इसकी रेडियस। तो AD जो है यहाँ पर कितना आया बेटे, AD इक्वल टू 4R। कितना आया बेटे, AD इक्वल टू 4R। इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है बेटा, अब आपको पता है दोनों इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप इसको इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके दोनों में इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप क्या कर सकते हो, दोनों को इक्वेट। तो √3A इक्वल टू 4R। तो A इक्वल टू क्या आ गया बेटे, 4/√3R। ठीक है बेटा, अब जैसे ही आपके पास A आ गया तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया बेटे, आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है। तो ये 64 डिवाइड बाई 3√3R³ आ गया। अब आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्फीयर BCC के अंदर कितने होते हैं बेटे, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स इन BCC कितने होते हैं भाई, 2। एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना बेटे, 4/3 πr³।
तो 2 का कितना हो गया बेटे, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बेटे हमारा 8/3 पाई आर क्यूब, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है ना। अब आपको क्या निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन में क्या करोगे, 8/3 पाई आर क्यूब, ऊपर आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेना है टोटल जो आया है, और नीचे क्या ले लेना बेटे, आपको क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखना, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 8 8 3 से 3, तो ये आ गया आपका √3 पाई/8। और इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये आता है बेटे 0.68। कितना आता है, 0.68। अगर परसेंटेज की बात करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है बेटे बॉडी सेंटर यूनिट सेल के अंदर 68% आता है। कितना आता है, 68%। तो तीनों टाइप के हमारे जो डेरिवेशन थे वो कंप्लीट हो चुके पैकिंग फ्रैक्शन के। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है बेटे इनका रिजल्ट। तो ज़रा देख लेते हैं एक बार। इसके साथ साथ हम लोग इंटर आयनिक डिस्टेंस की भी चर्चा करेंगे बेटे, या नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगा, जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा उसको भी हम लोग साथ के साथ देखेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर एक टेबल बनने वाली है। सबसे पहले हम लोग इधर टाइप ऑफ यूनिट सेल लिखेंगे। सबसे पहले SCC, उसके बाद FCC, उसके बाद BCC। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर टेबल का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ यूनिट सेल, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आप लोग एक बार लिख लो बेटे, टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसके बाद यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे इनका पैकिंग फ्रैक्शन परसेंटेज के अंदर। SCC के अंदर कितना आया बेटे, 52.4%। कितना आया, 52.4%। FCC के अंदर कितना आया, 74%। BCC के अंदर कितना आया, 68%। क्लियर है बेटा। अब आपके कंपटीशन में क्वेश्चन देखो कैसे आता है। पहला तो आपसे पैकिंग फ्रैक्शन पूछ सकता है, यानी कि कितना स्पेस फिल हो चुका है। अगर ये नहीं पूछेगा तो क्या पूछ लेगा, अवेलेबल स्पेस। क्या पूछ लेगा भाई, अवेलेबल स्पेस। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज में दे रखा तो 100 में से माइनस कर दो बेटे। ये कितना आ गया, 47.6%। FCC में कितना आ गया बेटे, 26%। और BCC में कितना आ गया बेटे, 32%। तो ध्यान रखना बेटे, यहाँ पर 2 ऑर्डर बनते हैं आपके। अगर आपसे पूछता है पैकिंग फ्रैक्शन का ऑर्डर क्या है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा किस में होता है, FCC में, फिर किस में होता है भाई, BCC के अंदर, और फिर किस में होता है, SCC के अंदर। तो एक तो आपका ट्रेंड ये बन गया बेटे। दूसरा आपसे पूछे टोटल अवेलेबल स्पेस, टोटल अवेलेबल स्पेस, इसका ट्रेंड क्या बनता है, तो सबसे ज़्यादा किस में है बेटे, SCC के अंदर, उसके बाद किस में, BCC के अंदर, और लास्ट किस में बेटे, FCC के अंदर। पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एक तो है ये। ठीक है बेटा, तो दोनों को ध्यान रखना। उसके बाद आपको बताना है रिलेशनशिप किस किस के बीच में भाई, रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। सिंपल मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ किसके बीच में रिलेशनशिप है बेटे, A और R के बीच में। किस किस के बीच में भाई, A और R के बीच में। तो आप लोगों ने देखा SCC के अंदर A = क्या आया था बेटे, 2R। क्या आया था, 2R। जबकि FCC की जब हम लोगों ने बात की थी, FCC के अंदर A की वैल्यू आई थी बेटे 4R/√2। क्या आई थी भाई, 4R/√2। और यहाँ पर BCC के अंदर A की वैल्यू क्या आई थी बेटे, 4R/√3। तीसरा जो हमारा जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आता है वो ये, कई बार क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना, इसको वो 2√2R भी लिख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे मेन जो चर्चा है वो करने वाले हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस की। किसकी बेटे, इंटर आयनिक डिस्टेंस की, या फिर आपसे पूछ सकता है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। क्या पूछ सकता है भाई, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो ध्यान रखना भाई, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोले या इंटर आयनिक डिस्टेंस बोले, दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है D से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, D से। और D की वैल्यू 2R होती है। क्या होती है भाई, 2R। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास R की वैल्यू आ गई तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा क्या आ जाएगा, D की वैल्यू। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ बेटे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप सोल्व कर सकते हो, है ना, R की वैल्यू निकालना, उसके बाद सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले SCC टाइप की यूनिट सेल थी, यहाँ पर इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होता है वो आपका D = A आएगा।
ठीक है बेटा, सोल्व कर सकते हो। आर क्या हो गया, a/2, a/2 इंटू 2 कितना हो गया बेटे, ए, कितना हो गया, ए। उसके बाद यहाँ पर एफसीसी की जब हम लोग बात करेंगे, आर की वैल्यू क्या होगी बेटे, √2/4a, तो उसका क्या करना आपको 2 टाइम्स, है ना। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आती है बेटे, a/√2, क्या आती है भाई, डी की वैल्यू a/√2। और जब बीसीसी टाइप की यूनिट सेल की बात करेंगे तो डी की वैल्यू आती है √3/2a। अगली जो टेबल बनी वो हमारी यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेबल मैं मानता हूँ अभी तक की, क्योंकि भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाई आपके आईआईटी और नीट के अंदर, ठीक है। तो इस टेबल को तो बिल्कुल आप लोग एक बार अच्छे से तरीके से बना लेना। उसके बाद जैसे होता है ना बेटे, एग्जाम के लास्ट दिनों के अंदर सिलेबस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और टाइम बहुत कम होता है, तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, है ना, ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कर सको। तो जितने भी बॉक्स बनवा रहा हूँ इस चैप्टर के, हर एक बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव भी और आपके जो आईआईटी नीट या फिर कोई दूसरा एग्जाम आप लोग दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से, पैकिंग फ्रैक्शन, टोटल अवेलेबल स्पेस, उसके बाद एज लेंथ और रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में रिलेशनशिप, और लास्ट बनता आपका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस या फिर इंट्राइनिक डिस्टेंस, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो। चलिए इंट्राइनिक डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, या इन दोनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर आप लोगों को पता लग गया कि किस टाइप का यूनिट सेल है बिल्कुल, और फॉर्मूला ध्यान है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजीली आप लोगों के सोल्व हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल विद एज लेंथ 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग, व्हाट इज रेडियस ऑफ सोडियम एटम, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। तो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वेश्चन से, तो इन्फॉर्मेशन क्या है बेटे, पहली इन्फॉर्मेशन है बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल है, क्या है, बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल। ए की वैल्यू आप लोगों को दी है, आपको आर निकालना है, क्या निकालना है बेटे, आर निकालना है। अब आप लोगों को पता है आर इज इक्वल टू √3/4 ए होता है बीसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। कहाँ से पता लगा, अभी जो टेबल बनाई थी उसके अंदर पता था ए इज इक्वल टू क्या है 4/√3 आर। आर को मैं क्या करूँगा बेटे, इधर ले आया और बाकी सारी चीज़ों को उधर की साइड ले गया, तो √3/4 ए हो गया। अब क्या करना, अब तो सिंपल वैल्यू रखनी है बेटे, √3/4 ए की वैल्यू कितनी दी है बेटे 4.29 आर्मस्ट्रॉन्ग। सोल्व करोगे बेटे, सोल्व करने पे आ जाएगा 1.86 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना आ जाएगा बेटे 1.86 आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है आपको फाइंड करना है बॉडी डायगोनल की लेंथ को। किसको फाइंड करना है, बॉडी डायगोनल की लेंथ को। अभी हम लोगों ने देखा एडी तो जो था वो हमारा 4r आया था, क्या आया था 4r, और r की वैल्यू हम लोगों को पता लग चुकी है ना। सिंपल क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई, तो 1.86 इंटू 4 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा बेटे 4 और ये कितना आ गया बेटे 7, ठीक है। तो 7.44 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों के पास आ सकता है, ठीक है। चलो बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। सीजियम क्लोराइड हैज बीसीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इट्स यूनिट सेल्स एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, कैलकुलेट इंटर आयनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड। अभी अभी हम लोगों ने जब टेबल बनाई थी तो टेबल के अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप देखा बेटे, D इज इक्वल टू √3/2 ए आया था। अब ए की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दे चुका है, तो D इज इक्वल टू √3/2 इंटू 400। तो यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये अप्रोक्स आता है बेटे आपका 346.4 पिकोमीटर, या 346 के अराउंड आपका आंसर आता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो ये तो हुए बेटे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। अब कर लेते हैं जो पिछले सालों में आईआईटी के अंदर या फिर आपके नीट के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बेटा। चलो बेटा पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन आपका आईआईटी 2019 मेंस का है।
क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर आर रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन 1 है 8:1:6, ऑप्शन बी 1:2:4, ऑप्शन सी 4:2:1, ऑप्शन डी 4:2:3। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम किस किस में, सिंपल क्यूबिक के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, दूसरा बॉडी सेंटर के अंदर, और तीसरा आपसे पूछ रहा है फेस सेंटर यूनिट सेल के अंदर, तो फेस सेंटर के अंदर है ना। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं। सिंपल क्यूबिक की जब बात की थी तो 8 कॉर्नर 1/8 यानी कि कितना आया था बेटे 1। बॉडी सेंटर में कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे बेटे, 8 आपके कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट थे प्लस 1 आपका बॉडी सेंटर में, तो रेशियो क्या आएगी बेटे यहाँ तक 1:2। उसके बाद फेस सेंटर पे कहाँ कहाँ होते हैं बेटे, 8 तो आपके कॉर्नर्स पे होते हैं और बाकी आपके फेसिस के ऊपर होते हैं, तो 6 × 1/2। तो टोटल कितना आया था बेटे 1:2:4। तो टोटल क्या आया यहाँ पर फेस सेंटर के अंदर 4। तो आंसर क्या गया बेटे, आंसर गया बी ऑप्शन। मुझे नहीं लगता बेटे ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को पेन तक उठाने की जरूरत हो, है ना। इतने सिंपल क्वेश्चन आईआईटी आप लोगों से पूछ रहा है, और जिसने आज का लेक्चर ध्यान से पढ़ा है बेटे वो इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फिर से आप लोगों की स्क्रीन पे है बेटे, द एम्प्टी स्पेस इन द HCP यूनिट सेल। ये थोड़ा सा समझने का है बेटे, HCP यूनिट सेल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कंपटीशन लेवल में पूछ रहा है तुम लोगों से, तो सिंपल मैं बता देता हूँ। HCP का मतलब होता है बेटे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या होता है भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है बेटे, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्यूबिक सिस्टम पढ़ा, क्यूब के अंदर कॉर्नर जो थे, कॉर्नर्स को कितने यूनिट सेल शेयर कर रहे थे 8, तो वहाँ पर 8 कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके जो कॉर्नर होते हैं उनको कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं 6। ठीक है बेटे, तो जैसे वहाँ पर हम लोग 1/8 करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे 1/6। फेसिस की बात करें तो वहाँ पर एक फेस सेंटर को 2 यूनिट सेल शेयर कर रही थी, सेम यहाँ पर भी एक फेस सेंटर को 2 यूनिट सेल शेयर कर रही हैं। और तीसरी बात बेटे, वहाँ पर एक एज को 4 यूनिट सेल शेयर करती थी, लेकिन HCP टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर आपके एजिस जो होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन 1/3 होता है। तो इधर वाला जो मामला है वो आपका क्यूबिक के लिए है और इधर वाला HCP के लिए। ठीक है बेटा, ये तो हुई इन्फॉर्मेशन की बात। उसके बाद बेटा जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, चाहे HCP बोले या क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP टाइप बोले, दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल होता है बेटे FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल के। किसके इक्वल होता है, FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल के। और FCC टाइप ऑफ यूनिट सेल के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था बेटे 74%। कितना आया था 74%। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अवेलेबल स्पेस कितना होगा, तो हमें क्या करना है 100 में से इसको माइनस कर देना है। तो 100 - 74 करोगे तो बेटा कितना आएगा 26%। तो आंसर क्या जाएगा बेटे 26%। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है बेटे, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, ये वो क्वेश्चन है जो हमने पहले ही पहला क्वेश्चन किया था, और मैंने आपको बोला था कि IIT के अंदर भी आ चुका है और बोर्ड के अंदर भी आ चुका है। क्वेश्चन है आपका IIT 2002 का, ए सब्सटेंस AXBY क्रिस्टलाइजेज इन FCC टाइप ऑफ लैटिस इन विच A एटम ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड B ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस AXBY। ठीक है बेटे, तो हमने पहला क्वेश्चन किया था, उसका आंसर क्या आया था AB3, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा भाई AB3। तो इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूँगा, है ना, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पर आपके पास पहले ही नेट जो होता है लिमिटेड होता है, इसलिए मैं फालतू की बात भी नहीं करूँगा। ठीक है बेटे, वरना तो मेरे पास ऑप्शन भी थे भाई आज बातें करने के। बहुत से बच्चों के आए कि सर और बताओ 15 अगस्त के ऊपर क्या किया आपने। 15 अगस्त की छुट्टी होती है, पहली बात तो ये सबसे गलत काम। ठीक है, इस दिन हम लोगों को डबल काम करना चाहिए। दूसरी बात बेटा, झंडे वाले मास्क नहीं लेने चाहिए, है ना, क्योंकि आपको पता है मास्क जो होते हैं 2-3 दिन के बाद वो डिस्पोज करने लायक हो जाते हैं। उसकी बजाय इससे बहुत बढ़िया रहेगा बेटे अगर आप लोग अपने आसपास कहीं एक छोटा सा प्लांट जो है उसको इम्प्लांट कर दो। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन उसके चक्कर में भी कहीं ऐसा मत कर देना कि पड़ोसी की दीवार के साथ कर दो, है ना, ताकि फिर लड़ाइयाँ होती रही। तो ऐसी बातें नहीं करेंगे आज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन है आपका IIT 2012 का।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। कहता है एक कंपाउंड, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटे, एक कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP टाइप अरेंजमेंट ऑफ X, इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई, उसके बाद स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। देखो बेटे M जो एटम है या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है कहाँ प्रेजेंट है, अगर आप तो ध्यान से देख रहे हो M को ये रिप्रेजेंट कर रहा है किससे बेटे, स्केयर से, और दूसरा आपका X है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्फीयर से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखो M एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, M एटम आपके 4 एजिज पे है और एक आपका बॉडी सेंटर पे है। अब क्यूबिक टाइप की अरेंजमेंट है तो कॉर्नर के ऊपर कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर 8, तो कितना हो गया बेटे 1 प्लस, उसके बाद एक आपका बॉडी सेंटर पे भी है तो M की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 2, M की वैल्यू कितनी आ गई 2। उसके बाद X एटम को देखो, X एटम आपके स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे कॉर्नर के ऊपर भी प्रेजेंट है और फेसिस के ऊपर भी प्रेजेंट है, तो कॉर्नर की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, टोटल कॉर्नर कितने 8, तो कितना आ गया 1 प्लस फेसिस के ऊपर देखो बेटे टोटल फेस कितने 6, प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन 1/2, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 1 कितना आ गया बेटे 4। अब रेशियो क्या हुई MX की M2X4, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटे, सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाता है हमारा MX2, तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन MX2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका IIT 2019 मेंस का, और आपको अगर याद हो जिस बच्चे ने मेरा पहला लेक्चर देखा था मैंने आप लोगों को बोला था कि इस लेक्चर में से जो मैंने टेबल बनाई थी इस टेबल में से किसी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, दुनिया भर के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उस टेबल के अंदर से क्वेश्चन हमेशा आया है भाई। ठीक है, और सबसे बड़ा प्रूफ है बेटे IIT 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। कहता है विच प्रिमिटिव यूनिट सेल हैज अनइक्वल एज लेंथ A is equal not equal to B not equal to C and all axial angle different from 90 डिग्री। सिंपल सी बात है यार, क्या पूछ रहा है, बिना पेन उठाए सोल्व कर दोगे IIT के क्वेश्चन तुम लोग। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सबसे खराब ज्योमेट्री कौन सी होती है जिसके अंदर लेंथ जो होती है वो इक्वल नहीं होती और एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल नहीं होते और ना ही 90 डिग्री के होते, तो कौन सी होती है भाई, ट्राइक्लिनिक। कौन सी होती है बेटा, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा बेटे, ऑप्शन डी। आंसर क्या गया, ऑप्शन डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।